नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज आपके सामने मैं एक बार फिर से बीपीसीसी 132 के हवाले से एक नए यूनिट के साथ एक नए मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हूँ। आज जिस उन्वान पर जिस मौजू पर हम गुफ्तगू करेंगे उस उन्वान से, उस लफ्ज़ से, उस मौजू से हम सभी बखूबी वाकिफ़ हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में और आम बोलचाल की ज़ुबान में अक्सर हम इस लफ्ज़ का इस्तेमाल करते हैं, जिससे आप सब भी वाकिफ़ हैं और आपने अपनी किताब में भी ज़रूर पढ़ा होगा इसे और आपके सिलेबस में भी इस लफ्ज़ के बारे में, इस मौजू पर आपकी पढ़ाई करनी है आपको। तो आज हम जिस मौजू की बात कर रहे हैं वो है रवैया, यानी कि एटीट्यूड। हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अक्सर किसी न किसी रवैये से रूबरू होते हैं या किसी न किसी रवैये का इस्तेमाल करते हैं, किसी बाज़ दफ़ा किसी चीज़ के लिए, किसी इंसान के लिए, किसी हालात के लिए, किसी तकरीब के लिए। अक्सर हम ये बात करते हैं कि ये चीज़ हमें अच्छी नहीं लगी या फ़लाँ आदमी, वो इंसान, वो मुझे पसंद नहीं है या वो बहुत ज़्यादा पसंद है, या किसी चीज़ से मुतालिक अगर हम अपनी राय देना चाहते हैं तो हम ये कहते हैं कि ये चीज़ बड़ी अच्छी है या हमें बहुत पसंद है या ये काम बार बार करना हमें अच्छा लगता है, या इसके उलट हम ये कह सकते हैं कि ये काम हमें करना पसंद नहीं है या इस काम को करने में हमें बहुत तकलीफ़ होती है, इस काम को करने में हमें ज़्यादा नापसंदगी का शिकार होना पड़ता है, वगैरह वगैरह। इस तरह की बातें हम हमेशा करते रहते हैं। तो इसी लफ्ज़ और इसी मौजू पर आज की हमारी गुफ्तगू होगी कि आखिर ये रवैया क्या है, कैसे बनता है, किस तरह से ये पैदा हुआ, कैसे इसके बारे में ये कहाँ से निकला, या कितने इसके अलग-अलग कितनी किस्में हैं, इसके बारे में अलग-अलग ख़ास तौर पर माहिर नफ्सियात जो हैं उनका नज़रिया क्या है, या इसको कैसे हम देखते हैं, इसमें क्या-क्या कमियाँ हैं, इसको दूर कैसे किया जा सकता है, वगैरह वगैरह। इन सारी बातों की जानकारी आज आपके साथ मैं बाँटूँगी और उम्मीद है कि आपको इससे फ़ायदा होगा। तो नाज़रीन, सबसे पहले बात आती है कि आखिर रवैया क्या है? यानी एटीट्यूड, जिसे हम अंग्रेज़ी में एटीट्यूड कहते हैं, वो क्या है? तो एटीट्यूड या रवैया एक ऐसी फीलिंग है, ऐसा एहसास है हमारा, जो हमें किसी इंसान के लिए या किसी चीज़ के लिए या किसी हालात या किसी तकरीब के लिए होता है। ये या तो अच्छा होता है या बुरा होता है, यानी या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी इंसान के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी हालात के लिए हमारे अंदर जिस तरह का एहसासात होते हैं, हमारे अंदर जिस तरह की फीलिंग होती है, उसे हम रवैया का नाम दे सकते हैं। रवैया क्या सिर्फ जेनेटिक है, या इसका ताल्लुक हमारे मुआशरे से भी है, हमारे एनवायरनमेंट से भी है? तो ये कहा जा सकता है कि रवैया जो है वो जेनेटिक, यानी हमारे जीन से, और हमारे एनवायरनमेंट से, दोनों के दोनों का गुना है। यानी कि जेनेटिक्स और एनवायरनमेंट, ये दोनों मिलकर के ही, इन दोनों की वजह से ही जो तीसरी चीज़ पैदा होती है वो है हमारा एटीट्यूड या रवैया। डेफिनेशन या तारुफ की जहाँ तक बात है इसकी, तो तारुफ के तौर पर हम ये कह सकते हैं कि ये एक ऐसी टेंडेंसी है, एक ऐसा एक रवैया है, जिसे हम कह सकते हैं कि इसे हम सीखते हैं। यानी कि हम अपने माहौल में, जिस तरह के माहौल में हम पलते-बढ़ते हैं, जिस तरह से हमारी परवरिश होती है, उसमें हम कई तरह के रवैये को सीखते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि ये रवैया जो है वो सीखा हुआ होता है, यानी कि लर्न्ड होता है। किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी इंसान के लिए, जैसा भी हमने आपको बताया, या किसी भी हालात के लिए,
जो भी हम जिस तरह का हमारा तजुर्बा होता है, जिस तरह की हमारी लर्निंग होती है, उसके बिना पर हम ये कह सकते हैं कि हमारा रवैया या तो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, यानी कि सही है या गलत है। या फिर दूसरे लफ्जों में हम कह सकते हैं कि हमें जो हमारा जो एहसास है या हमारा जो रवैया होता है, वो रवैया किसी भी चीज के लिए, किसी भी इंसान के लिए एक हद तक किस तरफ जाएगा, वो हमारी पसंदगी या नापसंदगी पर डिपेंड करता है। दूसरे लफ्जों में अगर हम रवैये को और अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं, तो ये कह सकते हैं कि ये एक ऐसी तैयारी है, हमारा जो रवैया होता है, हमारा जो बिहेवियर होता है, वो इस तरह का होता है, जो इस चीज के लिए तैयार होता है कि हम किसी भी चीज के लिए, किसी भी इंसान के लिए जो फीलिंग रखते हैं, उस फीलिंग के साथ एक सही उसी डायरेक्शन में हम काम कर सकें। यानी कि अगर हम किसी को पसंद करते हैं, तो वो किसी इंसान के से ताल्लुक रखता हो या किसी चीज से ताल्लुक रखता हो, अगर हम पसंद करते हैं उस चीज को, तो फिर हमारा जो रवैया या जो हमारा बिहेवियर होता है आगे का, वो उसी डायरेक्शन में होता है कि हम फिर उसी पसंदगी के दायरे में आगे बढ़ के उसके साथ पेश आते हैं। या इसके जस्ट अपोजिट अगर हम ये कहें कि हम किसी को नापसंद करते हैं या कोई चीज हमें पसंद नहीं है, तो हमारा जो रवैया होगा वो उसी डायरेक्शन में होगा, यानी कि हम नापसंदगी की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी चीज के लिए कोई रवैया कायम करते हैं, तो हमारा बिहेवियर भी हमारे बिहेवियर पर भी उसका असर पड़ता है, और हमारा जो बिहेवियर होता है वो उसी डायरेक्शन में, उसी तरफ रुख करता है जैसा कि हमारी फीलिंग होती है या हमारा जिस तरह का रवैया होता है। तो जहां तक ये सवाल है कि जो रवैया है वो किस तरह का रवैया है, या रवैया जो है वो हमारा सही है या गलत है, और उसका जो रुख होगा वो किस तरीके का रुख होगा, वो हमारे सही या गलत, पॉजिटिव या नेगेटिव होने पर ही डिपेंड करता है। कि हम अगर पॉजिटिव एटीट्यूड किसी के लिए रखते हैं, तो हमारा जो डायरेक्शन होता है वो भी पॉजिटिव होता है, और अगर नेगेटिव रखते हैं तो वो डायरेक्शन भी नेगेटिव होता है। अब डेफिनेशन या इसकी तारुफ के बाद जो जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है समझने की, वो जरूरत इस बात की है कि हम इस बात को समझें कि आखिर रवैये की क्या क्या खुसूसियात हो सकती हैं। यानी कि इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसकी जो खासियत है, वो क्या ऐसी खासियत है जो इसकी कॉन्सेप्ट को और क्लियर करती है, और अच्छे तरीके से इसका जो रंग रूप है वो सामने निकल के आता है कि आखिर रवैया क्या चीज है। तो इसकी जब हम खुसूसियात पर नजर डालते हैं, तो इसकी खुसूसियात पर नजर डालने पर ये साफ हो जाता है कि आखिर रवैया क्या है। तो सबसे पहले तो रवैया क्या है कि रवैया एक टेंडेंसी है। एक टेंडेंसी है यानी कि पहले से डिसाइडेड, पहले से तयशुदा एक टेंडेंसी है जो हम किसी चीज के लिए या किसी इंसान के लिए रखते हैं। दूसरा है कि वैल्यू से ये अलग होता है, यानी कि हम जब किसी चीज के लिए कुछ जो हमारा हमारा जो वैल्यू होता है, उस वैल्यू से एटीट्यूड अलग है, यानी कि रवैया और वैल्यू में फर्क होता है। इसके बाद एटीट्यूड या रवैया इवैल्यूएटिव है, यानी कि इवैल्यूएटिव का मतलब यह है कि हम इसको इवैल्यूएट कर सकते हैं कि वो किस तरह का है, वो पॉजिटिव है, वो नेगेटिव है, वो किस ढंग का है। फिर ये इस रवैये का असर इंसानी रवैये पर पड़ता है, यानी कि ह्यूमन बिहेवियर उससे अफेक्टेड होता है। ह्यूमन बिहेवियर उससे इस तरह से अफेक्टेड होता है कि अगर हम किसी चीज को पॉजिटिव मानते हैं, तो हमारा जो पूरा बिहेवियर होता है वो भी पॉजिटिव हो जाता है, और अगर नेगेटिव मानते हैं या नेगेटिव हम फीलिंग रखते हैं, तो हमारा जो एटीट्यूड होता है वो नेगेटिव हो जाता है, और जो बिहेवियर है वो भी नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ ही जाता है। तो इससे हम जो ह्यूमन बिहेवियर है वो अफेक्टेड होता है, यानी कि इंसानी रवैये पर भी उसका असर पड़ता है, और उससे वो उसके असरात दिखाई पड़ते हैं। इसके बाद जो एक और कैरेक्टरिस्टिक्स हम कह सकते हैं या रवैये की खुसूसियात है, वो है इसकी इंटेंसिटी, यानी कि किस तेजी से इसकी जो जो तेजी है या जिसकी जो रफ्तार होती है वो कैसी होती है। यानी कि अगर पॉजिटिव होता है तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन, और नेगेटिव होता है तो नेगेटिव डायरेक्शन में जाता है। और सबसे जो ज्यादा जरूरी बात यह होती है कि जितने तरह के भी रवैये होते हैं वो सब ही सीखे हुए होते हैं।
लर्नड होते हैं, सीखे हुए होते हैं। या कहने का मतलब ये होता है कि पैदा होने के बाद, दुनिया में आने के बाद, जब हमारा ताल्लुक हमारे मुआशरे से होता है और हम जिस मुआशरे में पलते बढ़ते हैं, जिस मुआशरे में हम जिस तरह से सीखते हैं, जो भी चीज़ें सीखते हैं, तो उसी में हम रवैये को भी सीखते हैं। यानी कि जिस जिस तरह के माहौल से, जिस जिस तरह के मुआशरे में हमारा आमना सामना होता है, तो हम वहाँ से कई एक तरह के रवैये को सीखते हैं, जिसमें से कुछ बातें हम सीख करके अपने ऊपर उसको अपना लेते हैं, हमारा जो दिमाग है उसको एक्सेप्ट कर लेता है, और हम फिर हमारा रवैया उसी ढंग का हो जाता है जिस तरह का कि किसका सीखना हमें उस तरह के मुआशरे से मिलता है। कैरेक्टरिस्टिक्स या इसकी खुसूसियात जान लेने के बाद ये बात साफ हो जाती है कि आखिर रवैया क्या चीज़ है। तो हम ये कह सकते हैं कि रवैया एक इस तरह की टेंडेंसी है जो कि सीखी हुई होती है, और इसमें इसका जो डायरेक्शन होता है वो वैसा ही डायरेक्शन होता है जिस तरह का हम रवैया अपनाते हैं। यानी कि अगर हम पॉजिटिव रवैया अपनाते हैं तो हमारा जो बिहेवियर होता है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जाता है, और अगर नेगेटिव होता है तो वो नेगेटिव की तरफ जाता है, यानी कि ना की तरफ जाता है। इसके बाद जो रवैये के बारे में जो जानकारी लेनी है, वो जानकारी ये है कि रवैये की साख्त क्या है, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ एटीट्यूड। आखिर ये जो रवैया है इसकी बनावट कैसी है, क्या इसके कितने क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। तो इसको माहिर नफ्सियात ने बताया कि रवैये की 3 तरह की साख्त है, या इसके जो कंपोनेंट है वो 3 तरह के कंपोनेंट हैं। एक को उन्होंने अफेक्टिव कहा, दूसरे को बिहेवियरल कहा, और तीसरे को कॉग्निटिव कहा। अफेक्टिव का मतलब या उसका जो ताल्लुक होता है वो फीलिंग से होता है, एहसास से होता है। बिहेवियर का ताल्लुक रवैये से है, और कॉग्निशन का ताल्लुक हमारे दिमागी सलाहियत से है, यानी कि हमारे कॉग्निशन से है, जहाँ पर हमें हायर मेंटल ऑर्डर प्रोसेस के बारे में जानकारी मिलती है। यानी कि हमें सोचने समझने की, हमारे अंदर सोचने समझने की जो सलाहियत है वो जिससे ताल्लुक रखता है वो हमारा कॉग्निशन होता है। इस दूसरे स्लाइड में आप ये देख सकते हैं आसानी से कि इसमें एक बाघ है और एक बच्चा है। कॉग्निटिव इफेक्ट में इस बात की जानकारी मिलती है कि बाघ एक ऐसा जानवर है जो इंसानों को खा सकता है, यानी कि इंसान की जिंदगी उससे उसका इंसान की जिंदगी में उसका सामना होने से इंसान की जिंदगी खतरे में पड़ सकती है, क्योंकि बाघ इंसान को खा सकते हैं। ये इस बात की जानकारी हमें हमारे कॉग्निशन से मिलती है, जहां पर हमें प्रायर इंफॉर्मेशन पहले से ये जानकारी मिली रहती है कि बाघ एक खतरनाक जानवर है। अफेक्टिव कंपोनेंट हमें ये बताता है कि अगर बाघ हमारे सामने जैसे ही आ जाता है तो हम डर जाते हैं और हम वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन भागे अभी हम अफेक्टिव कंडीशन में जब तक है, ये अफेक्टिव कंपोनेंट जब तक हम पर हावी होता है तब तक हमें सिर्फ इस बात की फीलिंग होती है कि ये बाघ एक खतरनाक जानवर है, और अगर ये मेरे सामने आया तो हम बुरी तरह से डर जाते हैं, और जैसे ही डर जाते हैं हमारा जो बिहेवियरल कंपोनेंट है वो एक्टिव हो जाता है और हम वहां से फिर भाग जाते हैं। तो इस तस्वीर में, इस स्लाइड में आप ये आसानी से देख सकते हैं कि एक बाघ जो है, तो जब कॉग्निटिव इफेक्ट होता है तो हमें सिर्फ इस बात की जानकारी रहती है कि एक वो खतरनाक जानवर है जो इंसानों को खा सकता है। अफेक्टिव कंपोनेंट जो हमें इस बात की एहसास कराता है कि बाघ को देख करके हमें डर डर का एहसास होना शुरू हुआ, और बिहेवियरल कंपोनेंट एक्टिव होने से ये हम बाघ को देखते ही भाग खड़े होते हैं, क्योंकि हमें इस बात का डर होता है कि बाघ चूंकि एक खतरनाक जानवर है और अगर हम उसके सामने खड़े रहे तो वो हमें भी खा सकता है और हमारी जान जा सकती है, इसलिए अपनी जान बचाने के लिए हम वहां से भाग जाते हैं। तो रवैये के का जो स्ट्रक्चर है, जो उसकी साख्त है, उसमें ये तीनों बातें एक साथ काम करती हैं कि किसी भी चीज के लिए जो हमारा रवैया जो कायम होता है वो कॉग्निटिव, इफेक्टिव और बिहेवियरल, ये तीनों कंपोनेंट की वजह से होता है, कि जिसमें हमें उस किसी खास चीज के बारे में पहले से कोई जानकारी होती है, उस जानकारी से जुड़ा हुआ हमारा एहसास या हमारी फीलिंग होती है, और उन दोनों की वजह से जो बिहेवियर, जिस तरह का बिहेवियर होता है वो बिहेवियर हमारा रवैया होता है। यानी कि हम उस तब जाके हम जिस तरह का भी बिहेवियर करते हैं वो बिहेवियर ही वो हमारा रवैया होता है। तो
कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि रवैये के स्ट्रक्चर में 3 कंपोनेंट होते हैं, जिसे ABC कंपोनेंट कहा जाता है। ए से अफेक्टिव कंपोनेंट, बी से बिहेवियरल कंपोनेंट और सी से कॉग्निटिव कंपोनेंट। तो अफेक्टिव, कॉग्निटिव और बिहेवियरल कंपोनेंट मिलकर के किसी रवैये को कंप्लीट करते हैं। अब जब स्ट्रक्चर हम ने समझ लिया, तब बारी आती है कि रवैये के का अफ़ाल, उसके फंक्शन कैसे क्या क्या है। तो उसके माहिर नफ्सियात ने, खास करके समाजी नफ्सियात ने 4 तरीके के अफ़ाल को, 4 तरीके के फंक्शन को रवैये के लिए खास बताया गया, अहम बताया गया। ये 4 रवैया है: अडाप्टिव, ईगो डिफेंसिव, सेल्फ एक्सप्रेसिव और नॉलेज। यानी कि अडाप्टिव फंक्शन में क्या होता है कि हम उस तरीके के रवैये को अपनाते हैं जिस रवैये से हमें हमारे जो जिस काम को हम कर रहे हैं उस काम को करने में हमें फायदा होता है। यानी कि ज्यादातर हमें इस बात की उम्मीद होती है कि हमें रिवॉर्ड मिलेगा, हमें इनाम मिल सकता है उसके लिए। इस बात की हमको, अगर जिस चीज में ज्यादा चांसेस होते हैं, इस बात का मौका जहां ज्यादा होता है कि रिवॉर्ड मिलेगा और पनिशमेंट कम मिलेगा, तो हमारा रवैया उसी काम की तरफ होता है जिस काम में हमें रिवॉर्ड मिलने की उम्मीद ज्यादा होती है। मिसाल के तौर पर, जैसा कि आपके स्लाइड में यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि अगर एक बिजनेसमैन है जो बिजनेस करता है, तो उसका जो रवैया होगा वो प्रो कैपिटलिस्ट होगा और एंटी कम्युनिज्म होगा। यानी कि वो उसमें, चूंकि उसको वो बिजनेसमैन है और उसको बिजनेस में कैपिटल की जरूरत ज्यादा होती है, तो उसका जो एटीट्यूड होगा ना, वो कैपिटलिस्ट की तरफ ज्यादा फेवरेबल होगा और कम्युनिज्म की तरफ उसका एटीट्यूड कम होगा। इसके बाद जो दूसरा फंक्शन है वो है ईगो डिफेंसिव फंक्शन, जिससे हम और आप रोज हमारा वास्ता पड़ता है और हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में इसका इस्तेमाल रोज करते हैं, जिसे कहते हैं ईगो डिफेंसिव। ईगो डिफेंसिव में हम क्या करते हैं कि हम जिस चीज को पाना चाहते हैं, अगर वो चीज हमें नहीं मिलती है, तो हमारा रवैया क्या होता है कि हम उस चीज के लिए कोई ना कोई एक ऐसा सूटेबल एक उसकी वजह ढूंढ लेते हैं कि अगर ये चीज हमें ना मिली तो चलो कोई बात नहीं है, उस चीज में ही वो खराबी थी जिसकी वजह से वो चीज ना मिली, तो ज्यादा अच्छी बात हुई। जैसे कि आपको इस स्लाइड में दिखाया जा रहा है और आपने बहुत ज्यादा सुना भी होगा एक कहावत कि अंगूर खट्टे हैं। तो अंगूर खट्टे हैं वाली जो कहावत है वो इसलिए बनी क्योंकि अंगूर तक हमारी पहुंच ही नहीं थी। अंगूर तक पहुंचना उस लोमड़ी के लिए काफी मुश्किल था, क्योंकि वो अंगूर बहुत जो ऊंचाई पर थी और उस लोमड़ी जो है वो ऊंचाई तक नहीं चढ़ सकती थी। इसलिए उसने ये तय किया अपने आप, इस बात को कह करके अपने को सेटिस्फाइड कर लिया कि अंगूर खट्टे हैं, इसको लेने से कोई हासिल नहीं है, इसलिए इसको हमें छोड़ देना चाहिए। तो अपने रोजमर्रा की जिंदगी में भी बाज दफा हम इस तरह के इस मुहावरे को अपने ऊपर आजमाते भी हैं कि जब भी हमें कोई ऐसी चीज है जो हमारी पहुंच के बाहर हो जाती है, तो हम उस चीज को किसी न किसी वजह करार दे करके ये कह के छोड़ देते हैं कि चलो उस चीज में ही कोई ना कोई खराबी रही होगी, या वो चीज हमारे काम की ज्यादा नहीं है, या इतनी भी अच्छी चीज वो नहीं है जिसके लिए हमें इतनी कोशिश करनी चाहिए, वगैरह वगैरह। तो करके हम अपने ईगो को, हम अपने सेल्फ को सेटिस्फाइड कर लेते हैं, और ताकि हमें ज्यादा तकलीफ ना हो। तो ईगो डिफेंसिव रवैया हम हमेशा इस बात के लिए अपनाते हैं कि जो चीज अगर हमें ना मिल सकी हो, उसके लिए हम एक सुटेबल वजह ढूंढ लेते हैं कि अगर नहीं मिलती है तो हमें उस बात का ज्यादा अफसोस ना हो सके। तीसरा है सेल्फ एक्सप्रेसिव। हम अपने आप को किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं। सेल्फ एक्सप्रेसिव का मतलब ये होता है कि चीजें तो हमारे पास होती हैं, हम भी वही होते हैं, लेकिन हर इंसान का अपने आप को एक्सप्रेस करने का, अपने आप को सामने रखने का जो तरीका है वो अलग अलग होता है। तो ये भी एक अपना रवैया होता है कि अगर हमारे पास एक चश्मा है, तो उस चश्मे को हम किस तरह से पहने ताकि हम ज्यादा अपील करें या हम ज्यादा दूसरों से अलग हट के दिख सकें। ये इस तरह का जो रवैया होता है, ये इसे हम सेल्फ एक्सप्रेसिव कहते हैं कि अपने आप को हम किस तरह से एक्सप्रेस करें ताकि हमको एक सेटिस्फैक्शन मिल सके, हम अपने आप को ज्यादा सेटिस्फाइड कर सके और दूसरे लोगों से हम अपने आप को थोड़ा सा अलग करके दिखा सकते हैं। ये भी एक तरह का रवैया है जिसमें हम अपने आप के ऊपर अपने आप को अलग अलग तरीके से पेश करते हैं।
इसके बाद एक चौथा जो फंक्शन है रवैये का, वो है नॉलेज, जानकारी। जानकारी यानी कि हम जिस मुआशरे में रहते हैं और जहां तक हमारी जानकारी होती है, हम उसी जानकारी के आसपास ही अपने अपने रवैये को कायम करते हैं। जैसे कि अगर हमने देखा है अपने आसपास सिर्फ काले रंग का कौवा देखा, कौवा हम सब वाकिफ हैं, और हमने काले रंग का कौवा देखा तो हम ये मान बैठते हैं कि दुनिया में जितने कौवे हैं वो सारे के सारे काले हैं, तो ये मानते हैं, ये हमारी जानकारी होती है। हो सकता है कि कहीं हमें सफेद कौवा भी देखने को मिले, हो सकता है ये जो हमारी जानकारी है वो सही ना हो कि सारे के सारे कौवे काले हैं, लेकिन चूंकि हमने अब तक काले कौवे के सिवा किसी को नहीं देखा, और हमने जो हमारी अब तक की जो जानकारी है वो यही कहती है कि सब जो कौवा है वो काला ही रंग का होता है, तो हम ये मान लेते हैं कि दुनिया में सारे के सारे लोग, सारे जितने कौवे हैं वो काले हैं, और कौवा जो है वो हमेशा काला ही होता है। ये इस तरह से हम अपने नॉलेज के हिसाब से या अपने नॉलेज के ऊपर बेस करके अपने रवैये को कायम करते हैं कि रवैया जो है वो हमारा जो रवैया है वो किस तरह का रवैया है। तो अपने आप को अपने रवैये पर हमारे नॉलेज का, हमारे सेल्फ एक्सपोजर का, हमारे ईगो का, इन सब बातों का इतना इफेक्ट पड़ता है जिससे कि हम तरह तरह के रवैये कायम करते हैं, और उन रवैयों के बिना पर हम अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। इसके बाद रवैये का एग्जाम, यानी कि टाइप्स ऑफ एटीट्यूड। कितने तरह के रवैये हो सकते हैं? अभी तक हमने आपसे बताया कि रवैया हम कायम करते हैं, या तो हम पॉजिटिव करते हैं या नेगेटिव करते हैं, लेकिन खास तौर पर माहिर नफ्सियात ने बताया कि इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड और नेगेटिव एटीट्यूड, यानी कि ये 3 तरह के रवैये को माहिर नफ्सियात ने खास बताया। इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट एटीट्यूड को के बारे में उनका कहना है कि कुछ रवैया ऐसा होता है जिसकी हमें जानकारी होती है, यानी कि वो कॉन्शियस लेवल पर होते हैं, हमारे शऊर में होते हैं, वो हमारे लाशऊर में नहीं होते हैं, या और वो उनकी जो जानकारी होती है उस जानकारी के बिना पर, अपने तजुर्बे के बिना पर हम किसी रवैये को कायम करते हैं। लेकिन इसके जस्ट अपोजिट, इसके उलट कुछ रवैये ऐसे हैं जो कि हमारे शऊर में नहीं है, या हम जिनको कह सकते हैं कि वो हमारे अनकॉन्शियस में होते हैं या सबकॉन्शियस में चले जाते हैं, जहां पर हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। एक्सप्लिसिट एटीट्यूड या जो कॉन्शियस लेवल का रवैया होता है, उसमें हम अपने उस किसी तरह के जो भी रवैया होता है उसको, उसकी जानकारी हमें होती है, हम क्या कर रहे होते हैं उसकी जानकारी होती है, क्यों कर रहे हैं इसकी जानकारी हमें होती है। लेकिन इम्प्लिसिट एटीट्यूड में ऐसा नहीं होता है, वो हम अनजाने में कर लेते हैं, या हम जिसे कह सकते हैं कि हम अनकॉन्शियस से गाइडेड होकर के उस तरह के रवैये को अपनाते हैं। क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसे हम जानबूझकर करते हैं तो वो चीजें हमें समझ में आती हैं, लेकिन कई एक बार ऐसा होता है कि हम अचानक वो अपने आप हमसे हो जाता है। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए माहिर नफ्सियात ने बताया कि जो चीजें हमें से अपने आप हो जाती हैं, या जो हम बिना सोचे समझे कर लेते हैं, वो इम्प्लिसिट एटीट्यूड होता है, और उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो एक्सप्लेनेशन हम कॉन्शियस लेवल पर नहीं दे पाते हैं। इसके बाद पॉजिटिव एटीट्यूड है। पॉजिटिव एटीट्यूड में ये होता है कि हम चीजों के पॉजिटिव एस्पेक्ट पर ज्यादा ध्यान देते हैं, यानी कि बातें जो हमारे सामने हैं, जो चीजें हमारे सामने हैं, जो इंसान हमारे साथ है, सामने है, उसके उसके अच्छी बातों को, उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट को हम ज्यादा देखते हैं, और नेगेटिविटी को हम नजरअंदाज करते हैं। मिसाल के तौर पर आपके सामने इस स्लाइड में आप ये देख सकते हैं कि एक ग्लास है जिसमें कि आधा पानी भरा हुआ है, एक तरफ हाफ फुल है और दूसरी तरफ हाफ एम्प्टी है। तो जो पॉजिटिव एटीट्यूड है उनका ये ओपिनियन होगा कि ग्लास आधा भरा हुआ है। दूसरी तरफ यहाँ पर आई कांट है लिखा हुआ, तो जो पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं वो आई कैन ज्यादा पढ़ेंगे, आई कांट को कम पढ़ेंगे। आई कैन का मतलब कि मैं
कर सकता हूँ, कांट का मतलब मैं नहीं कर सकता, तो पॉजिटिव एटीट्यूड ये कहेगा कि आई कैन, मैं कर सकता हूँ। ग्लास में पानी आधा भरा हुआ, हम आधा खाली ना कह करके भरा हुआ कहते हैं, ये हमारी पॉजिटिविटी है। इसके बाद नेगेटिव एटीट्यूड। नेगेटिव एटीट्यूड में जैसा कि पहले बताया कि पॉजिटिव एटीट्यूड के जस्ट उल्टा होता है, यानी कि यहाँ पर हम ग्लास में पानी जो अगर आधा है तो हम आधा भरा हुआ ना कह करके ग्लास आधा खाली है इस बात पर ज्यादा ध्यान देते हैं कि ग्लास में पानी आधा है, आधे की और जरूरत है, ये हम ये सोचते हैं। दूसरी तरफ ये हमारा नजरिया होता है कि हम किसी भी काम को अगर करते हैं तो हम इस बात के लिए जिम्मेदारी अपनी ना लेकर के दूसरे ऊपर डालते हैं कि हमारी गलती नहीं थी, गलती दूसरे की थी, इन्वायरमेंट की गलती थी, या हमारी किसी उस चीज में कोई मिस्टेक था, कोई गलती थी जिसकी वजह से वो काम पूरा नहीं हो सका, वगैरह वगैरह। यानी कि हम चीजों के उस पहलू पर ज्यादा ध्यान देते हैं जो हमें कमजोर करता है, या हमें जिसकी वजह से हम किसी काम को पूरा नहीं कर पाते हैं। और पॉजिटिव एटीट्यूड इसके जस्ट उल्टा होता है। तो यहाँ पर एटीट्यूड या रवैये के एग्जाम में तीन बातें हैं कि एक तो है कि दो एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट एटीट्यूड होता है, और दूसरा पॉजिटिव और नेगेटिव एटीट्यूड होता है। एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट में कॉन्शियस और अनकॉन्शियस लेवल पे हमें इस बात की जानकारी होती है, कॉन्शियस लेवल पर जानकारी होती है तो एक्सप्लिसिट एटीट्यूड है, और अनकॉन्शियस लेवल के कारण इम्प्लिसिट एटीट्यूड कहलाता है। और पॉजिटिव में अगर अच्छी तरफ अच्छे पहलू पर हम ध्यान देते हैं तो पॉजिटिव है, और उसके बुरे पहलू की तरफ ध्यान देते हैं तो वो नेगेटिव होता है। इसके बाद रवैये की तश्कील है, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड, किस तरह से एटीट्यूड बनता है। अभी तक हमने इसकी जानकारी ली, कितने तरह के रवैया होते हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, उसकी क्या क्या खुसूसियात हैं, क्या किस चीज को रवैया कहते हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन अब यहाँ पर बारी आती है ये जानने की कि आखिर ये एटीट्यूड बनता कैसे है, किस तरह से एटीट्यूड या रवैये की तश्कील होती है, फॉर्मेशन होता है। तो इसके लिए भी माहिर नफ्सियात ने बहुत सारे फैक्टर्स को इंपॉर्टेंट बताया, जिसमें से तीन फैक्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। तीन फैक्टर में सबसे इंपॉर्टेंट मेयर एक्सपोजर, डायरेक्ट एक्सपीरियंस और लर्निंग। एक्सपोजर का मतलब ये है कि जितनी बार हम किसी चीज से हमारा तारुफ होता है, जितनी बार हम उसके कांटेक्ट में आते हैं, जितनी बार हम उस चीज से हमारा सामना होता है, तो हमें उस चीज के बारे में किसी न किसी तरह का हमारे अंदर एक रवैया जो है वो जरूर कायम हो जाता है। यानी कि जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि एडवर्टीजमेंट के थ्रू किसी चीज को प्रोजेक्ट किया जाता है कि इस तरीके का साबुन है, इस तरीके का टूथपेस्ट है, इस तरीके का ये क्रीम है, वगैरह वगैरह। तो जितनी बार आप किसी एक तरह की चीज से आपका सामना होगा, आपका एटीट्यूड उस चीज के लिए उतना ही फेवरेबल हो जाता है। यानी कि हम बार बार अगर किसी चीज को देखते हैं, किसी चीज का बार बार वो चीज हमारे सामने आती है और अपने अच्छे पहलुओं को वो दिखाती है, तो हमारे लिए वो चीज जो है वो ज्यादा नई नई रह जाती है, और हम उस चीज से वाकिफ हो जाते हैं। और एक वक्त ऐसा आता है कि हम फिर उस चीज को पसंद करने लगते हैं। या कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा एक्सपोजर होने से भी कि ऐसा देखने को मिलता है कि हम उस चीज से नफरत भी करने लगते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बार उसका इंटरेक्शन हमारे सामने हो गया, इसलिए हम ये देखते हैं कि उस चीज से हमारा जो एटीट्यूड था वो अब नेगेटिव हो जाता है, यानी हम रवैया हमारा जो है वो नेगेटिव की तरफ चला जाता है। तो लेकिन एक्सपोजर एक ऐसा फैक्टर होता है जिसकी वजह से हमारा एटीट्यूड जो है वो बनता है, यानी कि चाहे वो पॉजिटिव बने या नेगेटिव बने, यानी कि अच्छा रवैये में वो बदल जाए या फिर बुरे रवैये में बदल जाए। इसके बाद हमारा डायरेक्ट जो तजुर्बा होता है, जो खुद तजुर्बा हम करते हैं, यानी कि जो चीजें कभी हमने सुनी या कभी कहीं पर हमने पढ़ा, तो उससे तो हमारा एक रवैया बनता है कि हमने चूंकि इस बारे में जानकारी ली। जैसे कि अगर हम ये बोले कि हिमालय पहाड़ जो है बहुत ऊंचा है, ये हमने पढ़ा है, ये हमने सुना है सबसे कि बहुत ऊंचा है, बहुत ऐसा है, या बहुत जो भी बातें हमने उसके बारे में जानकारी हमें मिली, ये हमें सुनकर मिली, या हमने
पढ़ा या कहीं हमने टीवी वगैरह में देखा, उसको किसी पिक्चर वगैरह में देखा, लेकिन जिस दिन हमारा उससे सीधा तजुर्बा होता है, यानी कि हम सीधे जब हम खुद हिमालय पहाड़ के सामने जब खड़े हो जाते हैं, उस दिन हमारा उसके लिए रवैया अपने तरीके का कायम होगा। यानी कि हम तब उस दिन जो रवैया बनेगा वो रवैया हमारा पहले के रवैये से अलग होगा। यानी कि जब हम किसी चीज से हमारा रूबरू होता है या हम उस चीज के से आमना सामना होता है, तो हमारे रवैये में बदलाव होता है। हम या तो पहले वाले रवैये पे ही कायम होके रहते हैं या फिर हमारे रवैये में बुरा या अच्छा बदलाव आता है। इसके बाद कुछ लर्निंग जो थ्योरीज हैं उनके भी वजह से हमारे रवैये में तश्कील होता है या हमारे रवैये में बदलाव आता है। तो उसमें क्या है, सबसे पहले क्लासिकल कंडीशनिंग, ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ चुका है कि या आप लोगों के साथ हमने इस बारे में गुफ्तगू की थी कि बहुत सारे लर्निंग थ्योरीज हैं जो कि जिसका असर हमारे रवैये पर पड़ता है। जिसमें क्लासिकल कंडीशनिंग सबसे पहले जिस थ्योरी का इफेक्ट पड़ता है वो है क्लासिकल कंडीशनिंग, जहां पर हम ये देखते हैं कि हम किसी ऐसी चीज से कंडीशनड हो जाते हैं, हमारा जो रवैया होता है वो एक ऐसी चीज के साथ कंडीशन हो जाता है जो कि सचमुच में वो चीज वहां पर नहीं होती है। जैसे कि हम ये आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा इस चीज को कि जो एक बच्चा था उसको खरगोश से डर नहीं लगता था, लेकिन उस बच्चे के अंदर डर पैदा करवाया गया। कैसे पैदा करवाया गया कि जैसे ही खरगोश को सामने लाया गया, एक तेज आवाज उस बच्चे को सुनाई दी गई या उसको सुनवाई गई। तो ये ऐसा सिलसिला बार बार होते गया कि जैसे ही खरगोश आता था उस बच्चे के कान के पास एक जोर से आवाज की जाती थी। नतीजा ये हुआ कि जो बच्चा खरगोश से डरता नहीं था, अब ऐसी बारी आई कि खरगोश को देखते ही, चूंकि उसका डर उसके उस आवाज के साथ एसोसिएट कर गया, इसलिए वो खरगोश को देखते ही बिना आवाज के भी खरगोश को ही देख करके वो डरने लगा और उस खरगोश के साथ उसका एक जो डर का रवैया था वो पैदा हो गया। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि हम कंडीशनिंग के थ्रू बहुत सारे रवैये को कायम कर लेते हैं। अगर किसी खास तरह के साबुन को लगाने से हमें एलर्जी हो जाती है, तो फिर हम उस तरह के साबुन को दूसरी बार से लगाना पसंद ही नहीं करते हैं। अगर एक गली से जाने पर अगर हमें उस गली में हमारा एक्सीडेंट हो गया तो दोबारा शायद हम उस गली से जाना पसंद नहीं करते हैं। ये हमारा रवैया होता है कंडीशनिंग की वजह से। जैसे कि पावलोव की थ्योरी क्लासिकल कंडीशनिंग का नाम दिया गया, और कंडीशनिंग की वजह से हमारे रवैये में तब्दीली होती है और हमारा रवैया अलग अलग तरह का बन जाता है। दूसरा रवैया ऑपरेंट कंडीशनिंग का होता है, जिसमें कि रिवॉर्ड या पनिशमेंट के जरिए हमें कुछ सिखाया जाता है। तो ये देखा जाता है कि जहां पे रिवॉर्ड मिलता है उस कंडीशन में हमारा रवैया जो है वो ज्यादा अच्छा बनता है, और जहां पर हमें पनिशमेंट मिलती है वहां पे हमारा रवैया नेगेटिव हो जाता है या ज्यादा अच्छा रवैया नहीं बनता है। ऑपरेंट कंडीशनिंग के बाद जो रवैये की तश्कील में जो तीसरा थ्योरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है माहिर नफ्सियात की नजर में, उनका वो थ्योरी है ऑब्जर्वेशनल या सोशल लर्निंग थ्योरी। यानी कि हम किसी चीज को मॉडलिंग के जरिए सीखते हैं। जैसा कि अभी आप अपने स्लाइड में देख रहे हैं कि इसमें ये दिखाया जा रहा है कि सामने टीवी पर एक स्क्रीन पर एक आदमी सिगरेट पी रहा है। उस सिगरेट पीते हुए इंसान को एक बच्चे ने जब देखा तो उसको देख करके उसके भी जहन में ये ख्याल आया, उसके भी जहन में ये ख्वाहिश जगी कि हम भी सिगरेट पी सकते हैं। तो देख करके भी हम बहुत कुछ सीखते हैं, और जैसा हम सीखते हैं उसी ढंग का हमारा रवैया कायम हो जाता है। तो ये बच्चा जो कि स्क्रीन पर ये देख करके सीख रहा है कि सिगरेट पिया जा सकता है, तो हो सकता है कि इसे देखने के बाद वो सिगरेट पीना शुरू कर दे। तो रवैये में उसके बदलाव आया। सबसे पहले बदलाव इसलिए आया कि उसने देखा कि सिगरेट पिया जा सकता है, ये इंसान सिगरेट पी रहा है तो सिगरेट पिया जा सकता है। देख करके उसने सीख लिया और हो सकता है कि वो सिगरेट पीना शुरू भी कर दे। तो इसे कहते हैं कि ऑब्जर्वेशन के जरिए या मॉडलिंग के जरिए हम बहुत सारी चीजों को सीखते हैं और सीख करके अपने रवैये में उसे शामिल कर लेते हैं या उसी ढंग का रवैया अपना लेते हैं।
तश्कील के बाद, रवैये की तश्कील के बाद यानी कि फॉर्मेशन के बाद रवैये में बदलाव यानी कि रवैये की तब्दीली या एटीट्यूड चेंज, बर्ताव में, रवैये में चेंज आना या तब्दीली होना, वो कैसे मुमकिन है। इसके लिए भी माहिर नफ्सियात ने बताया कि इसके लिए भी दो फैक्टर हैं। एक फैक्टर सेंट्रल रूट कहलाता है और दूसरा फैक्टर कहलाता है पेरिफेरल रूट। सेंट्रल रूट में कॉन्शियस लेवल पर ज्यादा इफेक्टिवली जिस चीज की चर्चा की जाती है उसको सुन करके हमारे रवैये में तब्दीली आ जाती है। और पेरिफेरल रूट में क्या होता है कि हमारे रवैये में वह तब्दीली उस जो रवैये में हमारी तब्दीली सेंट्रल रूल की वजह से आती है, यानी कि कभी कभी हमारा जो रवैया जो बदल जाता है तो जो पहले से चला आ रहा रवैया है वो खत्म नहीं होता है, वो कहीं दब जाता है और वो रवैया फिर पेरिफेरल रूट पे चला जाता है, जिससे कि हम कह सकते हैं कि वो सॉफ्ट होता है या वो कमजोर होता है और वो कहीं कहीं ना कहीं वो फिर वो दब जाता है। तो इसी सिलसिले में माहिर नफ्सियात ने बहुत सारे नजरियात पेश किए, यानी कि बहुत सारे जो उनके थ्योरीज है वो सामने आए कि आखिर रवैये की जो तब्दीली होती है वो कैसे होती है। इस सिलसिले में हाइडर ने सबसे पहले अपनी थ्योरी पेश की और उनका जो थ्योरी था, उनका उस थ्योरी को बैलेंस थ्योरी कहा जाता है। यानी कि हाइडर के तवाजन का नजरिया, बैलेंस का नजरिया। क्या बैलेंस का नजरिया है कि हाइडर ने इनके इस थ्योरी को POX नाम दिया जाता है। POX यानी कि P से पर्सन या इंसान, O से फिर दूसरा इंसान और X से कोई चीज या कोई ऑब्जेक्ट जिसे हम कह सकते हैं। इसमें जैसे पहले स्लाइड में आप ये देख रहे हैं कि एक इंसान है, उसके बगल में दूसरा इंसान है जिसने ये कहा कि मुझे केलॉग्स पसंद है, दूसरी तरफ फिर एक कॉर्नफ्लेक्स का एक डब्बा है और तीनों में प्लस है, यानी कि वो इंसान जो दूसरा इंसान है और जो तीसरा है उन तीनों में प्लस है। तो प्लस 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 ये तीनों मिलकर के एक बैलेंस रवैये को बनाते हैं, यानी कि तीनों तरफ एक चीज जो है वो तीनों को पसंद है तो वो एक रवैया जो है वो बनता है, बैलेंस रवैया बनता है। दूसरे स्लाइड में आप ये देख सकते हैं कि जब हम ये कहते हैं कि तीनों तरफ प्लस है, यानी कि एक इंसान दूसरे को और दूसरे इंसान तीसरे को पसंद करता है, तो यहाँ पर बात नेगेटिव नहीं होती है या इम्बैलेंस की नहीं होती है, बल्कि बात ये हुई कि ये तीनों में बराबर है, तीनों की पसंदगी जो है वो बराबर है, इसलिए बैलेंस है। लेकिन अगर दो इंसान एक दूसरे को पसंद कर रहा है और तीसरा पसंद नहीं कर रहा है, तो बात होती है कि एक तरफ प्लस है तो दूसरी तरफ प्लस है, और इन दोनों प्लस प्लस के बाद एक जो तीसरा माइनस होता है, इनको अगर हम गुना करते हैं तो प्लस 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 और प्लस माइनस माइनस होता है। तो माइनस जहां आ गया यानी कि वो उसकी जो पसंदगी है वो कम पड़ गई, तो वो स्टेबल नहीं हुआ, यानी कि उसको हम अनबैलेंस कहते हैं। तो यहाँ पर हाइडर ने ये बताया कि अगर दो लोगों की पसंदगी है और तीसरी की पसंदगी नहीं होती है, तो वहां पर बैलेंस जो है वो एटीट्यूड में, रवैये में बैलेंस नहीं होता है और वो जो रवैया है वो अनबैलेंस रवैया कहलाता है। तो POX थ्योरी में हाइडर ने ये बताया कि प्लस और माइनस तीनों में होता है, यानी कि या तो तीनों लोग एक दूसरे को पसंद करें, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरे, पहले से तीसरे को पसंद करें तो बैलेंस होगा, जो रवैया है वो बैलेंस होगा। या अगर दो लोग एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं और एक पसंद करते हैं तब भी बैलेंस होगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस होता है और जो फिर प्लस को हम प्लस प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो फिर प्लस कहलाता है। यानी कि इस थ्योरी के हिसाब से ये बात जाहिर होती है कि अगर दो लोग एक दूसरे को नापसंद करें और तीसरा पसंद करता है तो भी जो रवैया है वो बैलेंस होगा। लेकिन अगर दो लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं और तीसरा उसको नापसंद करता है तो यहाँ पर बैलेंस जो है वो नहीं होगा और इसे हम इसमें जो रवैया है हमारा वो इम्बैलेंस होगा। इस तरीके से इसी चीज को एक और एग्जाम्पल्स के साथ, एक और मिसाल के साथ हाइडर ने यहाँ पर पेश करने की कोशिश की है। जैसे इस स्लाइड में अभी आप देख सकते हैं कि एक छोटा बच्चा है जिसे पालक पसंद नहीं है, लेकिन एक कैरेक्टर है जिसे पालक बहुत पसंद होता है। तो यहाँ पर देखिए कि दो तरफ प्लस प्लस है, और यानी कि वो कैरेक्टर जिसे पालक पसंद है और एक पालक, लेकिन उस छोटे बच्चे को पालक बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि प्लस प्लस हो गया और तीसरा माइनस हो गया,
तो यहाँ पर जो रवैया होगा वो बैलेंस नहीं होगा, यानी कि प्लस प्लस और प्लस माइनस माइनस हुआ, इसलिए चूंकि रिजल्ट हमारा माइनस में आता है तो यहाँ पर रवैया जो है वो पॉजिटिव नहीं होगा या फेवरेबल नहीं होगा और इसको हम बैलेंस नहीं कहेंगे। इसी सिलसिले में रवैये के चेंज के या रवैये के बदलाव में हम ये कहें कि जो दूसरी थ्योरी फेस्टिंगर ने दी उनका ये था कि इल्मी इख्तिलाफ नजरिया, कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी। कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी का क्या मतलब है? कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी का मतलब यह है कि जब हम किसी रवैये को अपनाते हैं तो हमारे अंदर हमारा जो कॉग्निशन है वो हमें उसके बारे में कुछ जानकारी देता है। जैसा कि अभी इस स्लाइड में आप इस स्लाइड में देख रहे हैं, दूसरी तरफ भी आप देख रहे हैं कि ये थ्योरी ये बताता है कि जब हम किसी रवैये को अपनाते हैं तो हमारे कॉग्निशन में दो तरह के या अलग अलग जो हमारी जो सोच है वो पैदा होती है, जिससे कि हमारे अंदर कुछ इख्तिलाफ पैदा होता है, ये हम कह सकते हैं कि यानी कि जैसे कि हम ये मिसाल के तौर पे ये कह लें कि जो झूठ बोलने वाले लोग हैं वो बुरे होते हैं, लेकिन ये हम जानते हैं कि जो झूठ बोलने वाले लोग होते हैं वो बुरे होते हैं, लेकिन हमने सिर्फ एक झूठ कहा, ये कहकर हम अपने झूठ को एक वजह देते हैं, एक अपने झूठ को या अपने गलत चीज को एक सही वजह देते हैं, जिससे कि हमारे अंदर जो इख्तिलाफ था, जो हमारे अंदर जो वो नापसंदगी हो रही थी वो कुछ हद तक कम हो जाती है। दूसरे स्लाइड में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस नजरिए को फेस्टिंगर ने इस तरीके से पेश किया कि बीच एक्शन और बिलीफ, यानी कि जो हम काम करते हैं और हमारा जो यकीन होता है उसके बीच में अगर जो तालमेल नहीं होता है उससे डिसोनेंस पैदा होता है, यानी कि इख्तिलाफ पैदा होता है। इस इख्तिलाफ में अगर हम अपने बिहेवियर में, अपने यकीन में कुछ चेंज करें, अपने एक्शन में कुछ बदलाव डालें और अपने उस दूसरी चीज को देखने के समझने के नजरिए में कुछ बदलाव करें तो उससे डिसोनेंस जो है वो घट जाता है, यानी कि इख्तिलाफ जो है वो कम हो जाता है और हमारा जो नजरिया है वो सही हो जाता है या हम उसको अपनाने लगते हैं। इसी दौरान या इसी सिलसिले में हम ये कह सकते हैं कि इसकी कुछ वजूहात हैं, यानी कि इल्मी इख्तिलाफ के कुछ अलग अलग वजह है। क्या वजह हो सकती है? इसमें सबसे पहली वजह जो है वो है कुछ ऐसे काम, जबरी तामील का रवैया, यानी कि फोर्स्ड कंप्लायंस बिहेवियर। कुछ काम हमें ऐसा करना होता है जिसके जो हम करने के लिए मजबूर होते हैं, यानी कि हम जिस काम को करना नहीं चाहते, अपनी पसंद का वो काम नहीं होता है, फिर भी हमें उस काम को करना पड़ता है, तो इससे इख्तिलाफ, कॉग्निटिव डिसोनेंस जो है वो पैदा होता है। दूसरा, फैसला साजी, डिसीजन मेकिंग, यानी कि कई एक जिंदगी में मौके हमारे ऐसे आते हैं जहां पर डिसीजन लेना या फैसला करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। जैसे कि अगर एक तरफ हमारी नौकरी लग गई और दूसरी तरफ हमारी शादी भी तय हो गई, अब हमारे लिए ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि हम किस चीज को पहले तवज्जो दें, यानी कि हम पहले नौकरी को चुने या शादी की रस्म को अदा करें। तो यहाँ पर कई एक मौके ऐसे आते हैं हमारी जिंदगी में जब हमें फैसला लेना मुश्किल हो जाता है और जब हम जो फैसला साजी है हमारी, अगर हम इसको लेने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर जो डिसोनेंस है, जो इख्तिलाफ है, वो अपने आप घट जाता है। इसके बाद है कोशिश का जवाब, क्या एफर्ट, उसको जो हम जस्टिफाई, कैसे हम अपने कोशिश को जस्टिफाई करें, यानी कि कुछ कभी कभी हम किसी काम को करने के लिए जितनी कोशिश करते हैं वैसा रिजल्ट हमें नहीं मिलता है, यानी कि नतीजा हमें वैसा नहीं मिलता है जितनी हमारी कोशिश रही हो, तो हम अपने कोशिश को उस एफर्ट को जस्टिफाई करते हैं कि हमारी कोशिश तो सही थी, किसी और वजह से ऐसे वो जो हमें कामयाबी मिली या जितनी मिलनी चाहिए थी उतनी नहीं मिली, या जितनी कामयाबी हमें मिली उतनी वो कामयाबी सही है, वगैरह वगैरह करके हम अपने एफर्ट को, अपनी कोशिश को सही ठहराते हैं या उसको हम जस्टिफाई करते हैं। इसके बाद जो
रवैये के सिलसिले में सबसे खास या सबसे अहम जो जो कॉन्सेप्ट है, जो लफ्ज है, वो है परसुएशन, यानी कि कायल, किसी चीज को परसू करना। आप किसी जब हम किसी चीज को किसी इंसान के सामने रखते हैं, या किसी चीज को किसी इंसान के सामने रखते हैं, या किसी काम को किसी के सामने रखते हैं, तो हम इसलिए रखते हैं, तो हमारी कोशिश इस तरह की होती है कि वो उस चीज से उसका कायल हो जाए, यानी कि जिस बात को हम रखें उस चीज को वो उसी तरीके से समझ ले, या उस चीज को उससे वो पूरी तरीके से कायल हो जाए, अपनी उसकी राय और हमारी राय जो है वो बिल्कुल एक हो जाए। यानी कि अगर हम किसी चीज के बारे में किसी को बताएं, तो वो इंसान उस चीज को उसी तरीके से उस चीज को समझ ले, जिसे इसे कायल कहते हैं। तो कायल करने का के लिए भी अलग अलग माहिर नफ्सियात ने कुछ अलग अलग थ्योरी या उसके जो नजरियात है वो पेश किया, जिसमें कि सबसे ज्यादा जिस नजरिया को खास माना गया या जिसे अहम बताया गया वो था डुअल प्रोसेस थ्योरी। डुअल प्रोसेस थ्योरी में भी ये बताई गई कि हम जब किसी तरह के नजरिए को पेश करते हैं या किसी तरीके के रवैये के बारे में जब परसू करते हैं, परसुएशन करते हैं उसका, तो उसमें दो तरीके की बातें जो है वो ज्यादा फायदेमंद होती हैं, या जिनसे उससे दो तरीके की बातें जो है उस पर ज्यादा इफेक्ट डालती हैं। वो है कि एलैबोरेशन लाइकलीहुड मॉडल और ह्यूरिस्टिक मॉडल, सिस्टमैटिक मॉडल। तो एलैबोरेशन लाइकलीहुड मॉडल जिसे वसी इम्कानात का मॉडल कहा जाता है, यानी कि वसी इम्कानात का मतलब ये हो गया कि इससे चांसेस जो है वो ज्यादा होते हैं कि अगर हम किसी को किसी चीज के लिए अगर परसू कर रहे हैं, कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस बात के चांसेस ज्यादा होंगे कि इसके थ्रू अगर हम उसको समझाते हैं तो वो ज्यादा कामयाब होगा। जिसमें क्या होता है कि इस स्लाइड में अगर आप देख सकते हैं कि कम्युनिकेशन को अटेंशन एंड कॉम्प्रिहेंशन से दो रूट जो हमने आपको पहले बताया, पेरिफेरल रूट और सेंट्रल रूट। सेंट्रल रूट में क्या होता है कि हम हाई लेवल इन्वॉल्वमेंट प्रोसेसिंग होता है, कॉग्निटिव रिस्पॉन्सेस जो है वो ज्यादा होते हैं, बिलीव और एटीट्यूड बदलता है, और फिर बिहेवियर में यानी कि बर्ताव में चेंजेस आता है। और दूसरी तरफ पेरिफेरल में क्या होता है कि लो इन्वॉल्वमेंट होता है प्रोसेसिंग का। अगर हम किसी को कुछ बात समझाते हैं तो सेंट्रल रूट में हाई इन्वॉल्वमेंट है प्रोसेसिंग का, और पेरिफेरल रूट में इन्वॉल्वमेंट जो है वो लो होता है। इसमें बिलीफ चेंज होता है, उसमें कॉग्निटिव रिस्पॉन्स होता है। पेरिफेरल रूट में बिलीव यानी कि जो हमारा यकीन है उसमें बदलाव आता है, और सेंट्रल रूट में कॉग्निटिव रिस्पॉन्स होता है, यानी कि हम सोचते समझते हैं उसके बाद हमारा जो रिस्पॉन्स होता है, यानी कि ये थोड़ा ज्यादा मुश्किल हो जाता है। दूसरी बात है कि पेरिफेरल रूट में बिहेवियरल चेंज होता है, यानी कि हमारे बर्ताव में बदलाव आता है, और सेंट्रल रूट में हमारा यकीन और हमारा जो रवैया है उसमें बदलाव आता है, यानी कि सोच समझ करके हम अपने रवैये में बदलाव लाते हैं। और लास्ट में क्या होता है कि पेरिफेरल रूट के जरिए एटीट्यूड यानी कि रवैये में बदलाव आता है, और सेंट्रल रूट के जरिए पूरे बिहेवियर में, पूरे हमारे बर्ताव में जो है वो बदलाव आता है। तो इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि एलैबोरेशन जो है वो एलैबोरेशन मॉडल जो है वो दो रूट के जरिए काम करता है, सेंट्रल रूट के जरिए और पेरिफेरल रूट के जरिए। अगर सेंट्रल रूट के जरिए वो काम करता है तो वो ज्यादा इफेक्टिव होता है, ज्यादा वो असरदार होता है बनिस्बत कि पेरिफेरल रूट के जरिए। यहाँ नेक्स्ट स्लाइड में आप ये देख सकते हैं कि इसमें मोटिवेशन और एबिलिटी, वसीम इम्कानात के मॉडल में दो बातें इंपॉर्टेंट होती हैं कि मोटिवेशन और एबिलिटी, यानी कि हम किस काबिलियत के हैं और हम किस तरह से मोटिवेट हो रहे हैं। तो सेंट्रल रूट और पेरिफेरल रूट यहाँ दोनों है अलग अलग। सेंट्रल रूट में सोच समझ करके थिंकिंग है, लॉजिक है, और पेरिफेरल रूट में है कौन सी वजह है, क्यों, वजह क्या है उसकी, कि हम किसी रवैये में अगर बदलाव ला रहे हैं तो उसकी वजह क्या है। तो उसमें सेंट्रल रूट में होता है कि जैसे कि मुझे किस चीज की जरूरत है, उसमें हम सोच समझ के किसी काम को करते हैं। लेकिन पेरिफेरल रूट में हम किसी डर की वजह से, किसी फीलिंग की वजह से, किसी ख्वाहिश की वजह से कुछ वो काम करते हैं
तो इसलिए यहाँ पर सेंट्रल रूट के जरिए जो बिहेवियर में बदलाव आता है या हमारे रवैये में जो बदलाव आता है वो ज्यादा इफेक्टिव होता है, और पेरिफेरल रूट की वजह से जो आता है वो थोड़ा कमजोर पड़ता है। इसके बाद ह्यूरिस्टिक सिस्टमैटिक मॉडल जो है, इसमें ह्यूरिस्टिक सिस्टमैटिक मॉडल इस बात की सिफारिश करता है कि हम शॉर्टकट को अपना करके अपने रवैये में बदलाव लाते हैं। यानी कि जिस तरीके से शॉर्टकट का मतलब ये है कि अगर हम किसी चीज हमने किसी से कहीं से सुन लिया या किसी वजह किसी डर की वजह से किसी और किसी चीज की वजह से अपने रवैये में हमारे जो बदलाव आता है वो ह्यूरिस्टिक सिस्टमैटिक मॉडल होता है। इसके बाद है चेंजिंग एटीट्यूड, कायल करने के अमल, प्रोसेस ऑफ चेंजिंग एटीट्यूड, या हम कह सकते हैं कि द प्रोसेस ऑफ परसुएशन, वो क्या है। तो ये 4 तरह के हैं। माहिर नफ्सियात ने 4 तरीके के प्रोसेस को अहम बताया है कि 4 तरीके के प्रोसेस होते हैं जिससे कि हमारे परसुएशन के का जो प्रोसेस है या हमारे एटीट्यूड में, हमारे रवैये में बदलाव आता है। ये 4 चीजें हैं सोर्स, मैसेज, चैनल और ऑडियंस। सोर्स का मतलब ये है यहाँ पर कि किस तरह के सोर्स से हम, किस तरह के जरिए से हम किसी के रवैये में बदलाव लाना चाह रहे हैं। यानी कि जो हमारे रवैये में बदलाव लाना चाह रहा है वो कितना ऑथेंटिक है, कितना क्रेडिबल, उसके अंदर क्रेडिबिलिटी है, या वो किसका उसकी पर्सनालिटी कैसी है, वगैरह वगैरह। इन सब बातों से जो सोर्स होता है वो उसका इफेक्ट पड़ता है हमारे ऊपर कि सोर्स जितना इफेक्टिव होगा हमारे रवैये में उसी हिसाब से वो बदलाव आएगा। उसके बाद मैसेज, ये जो मैसेज है यानी कि जिस तरीके से मैसेज दिया जा रहा है किसी रवैये को बदलाव के लिए, जैसे कि अगर किसी एडवर्टाइजमेंट में हम ये देखते हैं कि किसी चीज को प्रमोट किया जा रहा है तो वो किस तरीके से दिया जा रहा है, कितने कितने इफेक्टिव लोगों को सामने लाया जा रहा है, या किस तरीके से उसको गाने के थ्रू या किसी पिक्चराइजेशन के जरिए हमें हमारे सामने उस मैसेज को रखा जा रहा है। तो मैसेज कितना इफेक्टिव है ये डिपेंड करता है हमारे रवैये के बदलाव में। अगर उसका कंटेंट, उसका स्टाइल और उसका जो तरीका है हम तक लाने के लिए, अगर वो ज्यादा इफेक्टिव है, अगर वो हमारे लिए ज्यादा अपील करता है तो हमारे रवैये में बदलाव जल्दी आ सकता है। तो मैसेज एक ऐसा फैक्टर है जिससे कि हमारे रवैये में बदलाव आएगा। उसके बाद है चैनल, यानी कि किस तरीके से, तो किस चैनल से हमें वो मैसेज हम तक पहुंचाया जा रहा है। यानी कि वो जो जरिया है, वो जरिया जो हम तक आ रहा है, वो रेडियो है, टीवी है, न्यूज़पेपर है, कोई इंसान है, या कोई दूसरा जरिया है इस तरीके का है, आजकल सोशल मीडिया है, उसके थ्रू हमें जिस तरीके से वो मैसेज हमारे सामने आ रहा है उससे भी हमारे रवैये में बदलाव के आसार जो है वो आते हैं, कि वो बदलाव हमें देखने को मिलते हैं। इसके बाद ऑडियंस में ये बात आती है कि हम जिन जिन लोगों के रवैये में बदलाव लाना चाह रहे हैं, या जिन लोगों के रवैये का में कुछ चेंजेस आना है, वो जो ऑडियंस है वो किस तरीके के ऑडियंस है। यानी कि हम जिन लोगों जो हमारे सुनने वाले हैं वो किस ढंग के हैं, और हम उस तरीके का मैसेज या वो सोर्स उन तक पहुंचा पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं। अगर बहुत जो ऑडियंस है हमारे वो ऐसे हैं जो हमारी बातों से वाकिफ नहीं है, या वो हमें सुन नहीं पा रहे हैं, या हमें समझ नहीं पा रहे हैं, तो हम कितने भी इफेक्टिव तरीके से उनके रवैये में बदलाव लाने की कोशिश करते हैं, उनके रवैये में बदलाव आना मुश्किल हो जाता है। यानी कि तब ये कहा जा सकता है कि किस तरह का ऑडियंस हमारे सामने है। अगर हम इस चीज को ध्यान में रख करके उनके रवैये में बदलाव लाने की कोशिश करें तो काफी हद तक उनके रवैये में बदलाव आता है, और फिर वो हमसे वाकिफ हो जाते हैं। यानी कि तब ये देखा जाता है कि अगर सामने जो ऑडियंस है उसको ध्यान में रखते हुए हम अपने मैसेज में, अपने अपील में अगर उन सारी चीजों को रखें तो उनसे हमारे ऑडियंस उस चीज को ज्यादा रिसीव करेंगे, क्योंकि वो उनके लायक है। अगर ऑडियंस हमारे ऐसे हैं जो हिंदी नहीं जानते हैं, और अगर हम उनके सामने हिंदी में ही रखें तो ये मुश्किल होगा, क्योंकि वो तो समझ नहीं पा रहे हैं। अगर हमारा ऑडियंस ऐसा है जो बच्चा है, जो छोटे बच्चे हैं, या और उनके सामने हम
एडल्ट या ओल्ड एज के लोगों के लायक कोई चीज सामने रखें तो वो चीज उनके लिए बेकार हो जाती है। तो ऐसे में इस बात को ध्यान रखना जरूरी है कि किस तरह का ऑडियंस है कि हमारे सामने वो अलग अलग तरीके से जो लोग हैं वो किस तरीके से किन लोगों के सामने क्या चीजें रखनी है उसको ध्यान में अगर रखा जाए तो इससे भी बहुत हद तक हमारे रवैये में बदलाव जो है वो आता है। तो रवैये की तश्कील और रवैये के बदलाव ये दो चीजें ऐसी होती है कि एक तो हमारा रवैया जो है वो कायम होता है, बनता है, हमारा जो एटीट्यूड है, हमारा जो रवैया है वो अलग अलग तरीकों से बनता है और अलग अलग तरीकों से उसमें बदलाव भी लाया जा सकता है। यानी कि ये कहा जा सकता है कि जो हमारा रवैया है वो अलग अलग तरीकों से बदल जाता है। इसके बाद कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिसको हम कहते हैं कि हम कायल करने के खिलाफ मज़ाहमत यानी कि रेजिस्टेंस टू परसुएशन, परसुएशन को रोकता है। क्या चीज रोकता है? रिएक्टेंस। सबसे पहले चीज है वो रद्द अमल। क्या है रद्द अमल? कि हम किसी चीज के बारे में अगर कोई चीज हमारे सामने रखी गई और हम उस चीज के अगेंस्ट, उसके खिलाफ अगर जाकर के उस दूसरी बात अपनी रखते हैं तो वो पहली वाली बात या जो चीज हमारे सामने रखी जाती है वो कमजोर पड़ जाती है, यानी कि हम रिएक्ट कर देते हैं। जैसे कि आप अपने स्लाइड में यहाँ पर देख रहे हैं, इस स्लाइड में देख रहे हैं कि आपके सामने 4 ब्लॉक हैं। ये 4 ब्लॉक में 4 छोटे छोटे ब्लॉक बने हुए हैं। 2 ब्लॉक को काट दिया गया है। 2 ब्लॉक में उसके एक जो इंसान है उसके जहन में आप ये देख रहे हैं कि उसने 2 ब्लॉक को हटा दिया। तो ये रेजिस्टेंस है, यही रिएक्टेंस है उसने कि इसने 2, सभी में 4 है लेकिन उसमें एक में उसने 2 को अपने से काट दिया, यानी कि उसको उसने रेजिस्ट किया, उसके अगेंस्ट गया वो कि ये नहीं होना चाहिए। इसके बाद पेशगी तंबिया यानी कि फोर वार्निंग में क्या होता है कि आपको ये पता होता है कि पहले से पता है कि हमें क्या करवाना है। यानी कि जैसे कि अगर आपको किसी सियासी तकरीब में बुलाया गया तो उस तकरीब में जब हम जाते हैं तो हमें इस बात का एहसास पहले से होता है कि यहाँ पर क्या होना है, यहाँ पर हमें जो भी सुनने को मिलेगा या जिस चीज के लिए हमें बुलाया गया वो इसलिए बुलाया गया कि हमसे वोट मांगा जाएगा या हमसे इस बार किसी खास पार्टी को सपोर्ट करने के लिए कहा जाएगा वगैरह वगैरह। तो फोर वार्निंग में ये होता है कि पहले से ही हमें किसी चीज की जानकारी ये होती है कि ऐसा होना है, पहले से हम उस चीज के लिए रहते हैं कि तो वो हमारा एटीट्यूड या हमारा रवैया पहले से ही बन जाता है। सिलेक्टिव एक्सपोजर में क्या है कि हम यहाँ पर क्या होता है कि एक खास तरीके का से बहुत सारे जितने सारे हमारे मुआशरे में बहुत सारी चीजें हैं तो खास तरह की चीजों पर हम जब ध्यान देते हैं तो वो सिलेक्टिव एक्सपोजर कहलाता है। और तीसरा जो आखिरी है काउंटर आर्ग्यूमेंट। काउंटर आर्ग्यूमेंट में क्या होता है कि कोई चीज जब हमारे सामने है तो उसके खिलाफ जब हम दूसरे तरीके का आर्ग्यूमेंट देते हैं कि जो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से अलग होता है उसको काउंटर आर्ग्यूमेंट कहते हैं। यानी कि जैसे कि अगर हम गाड़ी चलाना चाहें लेकिन हमारे पास ये काउंटर आर्ग्यूमेंट ये आ जाएगा कि हमारे पास ये जब तक लाइसेंस नहीं तो हम गाड़ी कैसे चला सकते हैं, या अगर हम वोट देना चाहें तो हम जब तक 18 साल की उम्र तक के नहीं हो जाते हैं तो हम वोट कैसे दे सकते हैं। तो ये काउंटर आर्ग्यूमेंट है। तो इस तरीके से हमारे रवैये में बदलाव आता है कि जवाबी दलील से हमारे रवैये में बदलाव, जब ये बता दिया जाता है कि आप तब तक वोट नहीं दे सकते हैं जब तक आप 18 साल के नहीं हो जाते हैं, तो हमें फिर अपने उस रवैये में तब्दीली लाना पड़ता है कि जब तक हम 18 साल के नहीं होंगे हम वोट नहीं दे सकते हैं। तो इस तरीके से हमें देखते हैं कि हमारे अंदर बहुत सारे जो रवैया हमारा जो बनता है वो रवैया उसमें बहुत सारे बदलाव भी होते हैं और उसमें बहुत सारे उसके रेजिस्टेंस भी होते हैं जिसकी वजह से वो एक तरीके के रवैये को बदलना पड़ता है या हमारा जो पहले से जो रवैया आ रहा है उसमें रुकावट पड़ती है जिसकी वजह से, तो इसे हम रेजिस्टेंस ऑफ एटीट्यूड कहते हैं या रवैये में हमारे रुकावट जिसको हम मान सकते हैं वो ये है। तो नाजरीन इस तरह से ये कहा जा सकता है कि रवैया अपने आप में एक बहुत बड़ा एक ऐसा चैप्टर है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें बहुत सारी बातें हैं और जिससे अभी आप रूबरू हुए और उम्मीद है कि आपको हमारी इस गुफ्तगू से जरूर फायदा हुआ होगा। और तब तक के लिए अगले क्लास में इंशाअल्लाह हम फिर से आपके सामने एक नए टॉपिक एक नए मौजू के साथ पेश होंगे। तब तक के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।